वेलकम एवरीवन। इस लेक्चर में अपन रिवाइज करेंगे सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर। तो बेसिकली ये एक थ्योरी चैप्टर है और एक क्वेश्चन पॉसिबल है कि इस चैप्टर में से पूछा जाए और 4 मार्क्स। तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो है 4 मार्क्स। 4 नंबर का एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जा सकता है। तो इस लेक्चर में अपन इसमें से जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे रिवाइज कर लेंगे, प्लस मैं ट्राई करूंगा कि आपको यहीं पे वो क्वेश्चंस याद करा दूं। चलिए सबसे पहले अपन सिक्योरिटाइजेशन का मतलब समझ लेते हैं। देखिए तो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ असेट्स इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अगर इसकी डेफिनेशन बोलूं मैं तो ये होती है कन्वर्जन ऑफ असेट्स इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज। देखिए इस लाइन से आपको कुछ ज्यादा समझ में आने वाला नहीं है, तो मैं आपको इस सिक्योरिटाइजेशन का एक प्रोसेस समझाता हूँ। इट विल टेक अबाउट 10 मिनट्स और इससे आपके हाफ ऑफ द क्वेश्चंस भी रिवाइज हो जाएंगे। मैं एक प्रोसेस बताता हूँ कि सिक्योरिटाइजेशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है, उससे अपने इस चैप्टर के आधे क्वेश्चंस भी रिवाइज हो जाएंगे। तो 10 मिनट तक आप कंसंट्रेशन बना के रखना। देखिए ट्रेडिशनली व्हाट यूज्ड टू हैपन ना कि बैंक यूज्ड टू फंक्शन एज अ पोर्टफोलियो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। मतलब बैंक प्राइमरीली 2 फंक्शंस परफॉर्म करता था। एक था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और दूसरा था लैंडिंग मनी। तो बैंक प्राइमरीली 2 फंक्शंस परफॉर्म करता था। तो अब ये जो पैसा लैंड करता था ना, इसके 2 सोर्स होते थे इसके पास। ये पैसा लेके आता था तो इसके पास 2 सोर्स होते थे। पहला रीपेमेंट ऑफ ओल्ड फंड्स, यानी जो इसने पहले लोन दिए उसका रीपेमेंट हो रहा है तो वो पैसा यूज करता था फॉर लैंडिंग। या फिर दूसरा सोर्स है अपना ये जो डिपॉजिट लेता था ना वो वाला अमाउंट। तो विद टाइम 2 चीजें हुई। पहली कि बैंक के पास कैश क्रंच होने लगा टू मीट द न्यू लैंडिंग रिक्वायरमेंट्स, न्यू लोन रिक्वायरमेंट्स। सेकंड, इन डिपॉजिटर्स ने नए एवेन्यूज सर्च करना स्टार्ट किए इन सर्च ऑफ हायर रिटर्न। बैंक डिपॉजिट्स पे बहुत मार्जिनल रिटर्न मिलता था, तो इन डिपॉजिटर्स ने नए एवेन्यू सर्च करना स्टार्ट किए फॉर हायर रिटर्न्स। और बैंक के पास शॉर्टेज ऑफ कैश होने लगी टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स। तो इन 2 चीजों ने बैंक को एक अपॉर्चुनिटी दी। इन 2 चीजों ने बैंक को एक अपॉर्चुनिटी दी टू एक्सप्लॉइट द न्यू वेज ऑफ रेजिंग फंड्स, टू एक्सप्लॉइट न्यू वे ऑफ रेजिंग फंड। और इन 2 चीजों ने सिक्योरिटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। देखिए सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये इसकी हिस्ट्री थी जो मैंने बताई। बैंक ने जो ऑलरेडी लोन्स दे रखे हैं वो बैंक के लिए असेट्स हैं। यहां पे बैंक को अपन बोलेंगे ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर वो पार्टी जहां से डील स्टार्ट होती है सिक्योरिटाइजेशन की। तो इस ओरिजिनेटर की बुक्स में जो भी ये लोन्स हैं ये असेट्स रहेंगे। तो ओरिजिनेटर्स इन सारे असेट का एक पूल बनाएगा जो जो इसको सेल कर रहे हैं टू ऑब्टेन द कैश। तो इसने एक सिमिलर टाइप के लोन या असेट्स का एक पूल बनाया। इस पूल में सारे असेट सेम टाइप के होते थे, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट, ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी। तो सिमिलर टाइप के असेट्स का एक पूल बनाया ओरिजिनेटर ने। फिर ओरिजिनेटर ने एक स्पेशल एंटिटी बनाई जिसको बोलेंगे स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो जनरली ये एक एंटिटी सब्सिडियरी होती है ओरिजिनेटर की।
दिस इज क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। तो उसने एक एंटिटी बनाई और ये असेट पूल उसको ट्रांसफर कर दिया, ये असेट पूल एसपीवी को ट्रांसफर कर दिया। इस स्पेशल पर्पस व्हीकल ने इसके बेसिस पे सिक्योरिटीज इशू कर दी। टू इन्वेस्टर्स। इसने क्या किया, इन असेट्स के बेसिस पे, क्योंकि ये असेट्स रिटर्न प्रोवाइड करने वाले हैं, ये लोन है, बोरोइंग्स है, तो ये असेट आपको रिटर्न देगी स्पेशल पर्पस व्हीकल को। तो इसने इसके बेसिस पे सिक्योरिटीज इशू कर दी। तो इसने इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज इशू की। ये 3 टाइप की होती हैं। एक होती है पीटीसी, पास थ्रू सर्टिफिकेट, एक होता है पीटीएस, इसको बोलते हैं पे थ्रू सिक्योरिटीज, और तीसरी होती है आपकी स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज। ये 3 टाइप की सिक्योरिटीज होती हैं। तो एसपीवी ने इन्वेस्टर्स को ये सिक्योरिटीज इशू की, इनसे पैसा लिया, इन्वेस्टर्स ने सिक्योरिटी का पैसा दिया होगा, ये कैश इसने ओरिजिनेटर को दे दिया। तो देखो इसमें दोनों की रिक्वायरमेंट्स मीट हो गई। ओरिजिनेटर को पैसे चाहिए थे टू मीट द न्यू लोन रिक्वायरमेंट्स, इनके पास पैसे आ गए, और इन्वेस्टर्स को एक नया एवेन्यू मिल गया डिपॉजिट्स के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये इन्वेस्टमेंट जनरली हायर रिटर्न प्रोवाइड करेंगे देन बैंक डिपॉजिट। तो अपनी 3 प्राइमरी पार्टी होती है सिक्योरिटाइजेशन की, इनको प्राइमरी पार्टीज बोलते हैं। एक ओरिजिनेटर, दूसरा स्पेशल पर्पस व्हीकल, और तीसरा इन्वेस्टर्स। तो सिक्योरिटाइजेशन में 3 प्राइमरी पार्टीज होती हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट सिक्योरिटाइजेशन का। अब इसकी सपोर्टिंग पार्टीज है, सेकेंडरी पार्टी इंट्रोड्यूस करते हैं इसमें। देखिए पहले अपनी सपोर्टिंग पार्टी है ऑब्लिगोर। ये वो बंदे हैं जिन्होंने लोन ले रखा है ओरिजिनेटर से। तो ये सिक्योरिटाइजेशन के एक स्टेप पहले की बात है कि इन्होंने लोन लिया, उसके बाद सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। तो ये स्टेप 0 है आपके सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस की। इनको लोन दे रखा है अपने ओरिजिनेटर ने। अब स्पेशल पर्पस व्हीकल एक सर्विसर अपॉइंट करेगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल एक सर्विसर अपॉइंट करेगा। ये वो बंदे हैं जो अब इन असेट्स को एडमिनिस्टर करेंगे। ये असेट पूल जो है ये ट्रांसफर हो चुका है स्पेशल पर्पस व्हीकल को, तो इस असेट को ये सर्विसर मैनेज करेंगे। तो ये ऑब्लिगोर से पेमेंट लेंगे, काय का, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, और ये वाला पेमेंट ये लोग स्पेशल पर्पस व्हीकल को ट्रांसफर कर देंगे। इन केस कोई डिफॉल्ट करता है तो ये सर्विसर इनसे फॉलो अप करेगा। और अगर सिक्योरिटाइजेशन के कॉन्सेप्ट में या टर्म्स एंड कंडीशन में कोई मेंशन नहीं है कि डिफॉल्ट कौन सी पार्टी बियर करेगी, तो सिक्योरिटाइजेशन रिकोर्स बेसिस पे होगा। आपने रिकोर्स नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में भी पढ़ा होगा। रिकोर्स मतलब अगर यहां पे डिफॉल्ट होता है ना, तो ये ओरिजिनेटर के पास चला जाएगा। अगर सिक्योरिटाइजेशन की टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन नहीं है कि डिफॉल्ट कौन बियर करेगा, तो इट इज ऑन रिकोर्स बेसिस, यानी ओरिजिनेटर बियर करेगा। तो आपकी स्टेप्स क्या हुई, ये स्टेप 0 है। आप देखिए मैं ब्लैक से पॉइंट करता हूं, ये आपकी स्टेप 0 है। पहले लोन लिया ऑब्लिगोर ने, फिर ओरिजिनेटर ने सिमिलर टाइप ऑफ असेट्स का एक पूल बनाया। सिमिलर टाइप कैसे चूज करेंगे, बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन यूनिट यानी अमाउंट। सपोज फॉर एग्जांपल 1-1 लाख के जो भी लोन थे वो ओरिजिनेटर ने एक पूल में डाल दिए, या फिर हो सकता है इंटरेस्ट रेट, सपोज जो 8% पे दे रखे थे उनका एक पूल बना लिया, या फिर मैच्योरिटी। तो बेस्ड ऑन सिमिलर टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ओरिजिनेटर एक असेट पूल बनाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप। फिर ये असेट पूल स्पेशल पर्पस व्हीकल को ट्रांसफर होगा।
स्पेशल पर्पस व्हीकल इन असेट्स के बेसिस पे सिक्योरिटीज इशू करेगा डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेट, और फिर ये सर्विसर को अपॉइंट करेगा। अगर डिफॉल्ट होता है तो ये जो है ना डिफॉल्ट, ये फिफ्थ स्टेप में ओरिजिनेटर के पास चला जाएगा और सर्विसर सारे अमाउंट ऑब्लिगोर से लेके स्पेशल पर्पस व्हीकल को ट्रांसफर करेगा, जिससे ये फंड यूज कर सके सिक्योरिटीज रिडीम करने में। तो दो सपोर्टिंग पार्टीज कौन कौन सी हो गई, एक ऑब्लिगोर और दूसरा सर्विसर। और सपोर्टिंग पार्टीज देखिए कौन कौन सी इन्वॉल्व रहेगी। ये है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो ये लोग आपकी असेट की क्वालिटी को रेट करेंगे। ये लोग आपकी असेट की क्वालिटी को रेट करेंगे बेस्ड ऑन दी क्रेडिट सपोर्ट अवेलेबल। आपकी असेट कितनी क्रेडिट वर्दीनेस रखता है, तो ये आपका स्टेप ना 1A होता है। जब असेट पूल बनाते हो तो उसके बाद क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसको रेट करती है। तो ये सब स्टेप है आपके फर्स्ट पार्ट के। और एक बंदा और रहेगा, दैट इज क्रेडिट एनहेंसर। ये एडिशनल कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे इन केस ऑफ डिफॉल्ट। जैसा अपन ने बताया कि ऑब्लिगोर अगर डिफॉल्ट करता है तो ओरिजिनेटर के पास जाएगा, तो इस केस में ये क्रेडिट एनहांसर एडिशनल क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपकी स्टेप 1B है, यानी असेट पूल बनाने के बाद ये दोनों चीजें होती है, असेट पूल की रेटिंग होती है और क्रेडिट एनहांसर अपॉइंट होता है। अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना सिक्योरिटाइजेशन का, एक मिनट, अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये पता है कौन मैनेज करता है? देखिए मैं ऊपर का पार्ट रब कर देता हूं। तो इस डील को पूरा स्ट्रक्चर करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। ये लोग ओरिजिनेटर को, इन्वेस्टर को, सबको साथ में लेके आते हैं। ये लोग एक डील बना के लेके जाएंगे ओरिजिनेटर के पास कि आपको अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप इस टाइप के असेट का एक पूल बनाओ। मेरे पास एक इन्वेस्टर है, वो आपके इस असेट पूल में इन्वेस्ट करेगा। तो ये होते हैं स्ट्रक्चरर, जो इस डील को पूरा फॉर्मुलेट करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि डील सारी लीगल रिक्वायरमेंट मीट करे। तो ये स्ट्रक्चर है जो पूरा सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट बनाते हैं। और ये फिर अपॉइंट करते हैं ट्रस्टीज। तो ये ट्रस्टी लोग सिर्फ ओवरसी करते हैं कि सारी पार्टीज अपने अपने टर्म्स के हिसाब से काम कर रही है कि नहीं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिपेंडेंट रेटिंग कर रही है कि नहीं, ओरिजिनेटर पूल एसेट का जो है इट्स मेकिंग अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन और नॉट। तो ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड टू ओवरसी दैट पार्टीज परफॉर्म इन ट्रू स्पिरिट ऑफ एग्रीमेंट। तो ये है अपना सिक्योरिटाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले असेट का पूल बना, वो एसपीवी को ट्रांसफर हुआ, उसके बेसिस पे एसपीवी ने सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट इशू किए। फिर उसने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया यानी सर्विसर, ही टेक्स केयर ऑफ द रीपेमेंट्स, उसने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिकवर किए और स्पेशल पर्पस व्हीकल को ट्रांसफर किया। और कुछ सपोर्टिंग पार्टीज है अपनी, जिसको अपन सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं। मार्क माय वर्ड्स, सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स दो तरह के पार्टिसिपेंट है। प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स मतलब ओरिजिनेटर, स्पेशल पर्पस व्हीकल और इन्वेस्टर्स। और सेकेंडरी पार्टिसिपेंट में कौन कौन से आएंगे आपके? सर्विसर, ऑब्लिगोर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट एनहांसर, स्ट्रक्चरर एंड ट्रस्टीज। तो अब इस सिक्योरिटाइजेशन के क्या बेनिफिट होंगे, ये सिक्योरिटाइजेशन क्यों करते हैं? तो देखिए इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट मीट हो गई, इनको जो पैसा चाहिए था वो मिल गया। तो यहां पे इसको ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग बोलते हैं। बिकॉज अगर सिक्योरिटाइजेशन रिकोर्स बेसिस पे है तो जो लोन है, जो असेट है ना,
वो ओरिजिनेटर की बैलेंस शीट में से रिमूव नहीं होता है, तो आपका लोन भी रिमूव नहीं हुआ बैलेंस शीट से और आपको फाइनेंसिंग भी मिल गई। तो यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट है ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। और क्या क्या फायदे हो सकते हैं ओरिजिनेटर को? नाउ दिस सर्विसिंग ऑफ द असेट्स, यानी ये जो लोन है इसका टेक केयर कौन करेगा? अब सर्विसर। तो ये फ्री हो गया, ये अपने मेन बिजनेस पे कंसंट्रेट कर सकता है। तो मोर स्पेशलाइजेशन होगा कोर बिजनेस पे। तो सेकंड बेनिफिट क्या है इसको? एक मिनट, स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस एज सर्विसिंग ऑफ लोन इज ट्रांसफर्ड टू स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब अगर सिक्योरिटाइजेशन की टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन्ड है कि ये सिक्योरिटाइजेशन नॉन रिकोर्स बेसिस पे होगा, मतलब अगर कल को बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो ओरिजिनेटर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर सिक्योरिटाइजेशन की कंडीशन में मेंशन्ड है कि ये नॉन रिकोर्स बेसिस पे है, तो ये जो डिफॉल्ट की रिस्क है ये भी किस पे ट्रांसफर हो गई? स्पेशल पर्पस व्हीकल पे। तो यहाँ पे इसको एक टूल मिल गया रिस्क मैनेजमेंट का। तो सिक्योरिटाइजेशन से ये अपनी रिस्क मैनेज कर सकता है, डिफॉल्ट की रिस्क एसपीवी पे ट्रांसफर हो गई। एक बेनिफिट और है, देखिए मैं मेंशन करता हूं फिर बताता हूं। हेल्प्स टू इंप्रूव फाइनेंशियल रेशियोज। कैसे? तो जनरली बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, दैट इज कैपिटल गियरिंग रेशियो। और उसको कैसे मेजर करते हैं? टोटल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट। तो ये जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है। तो नाउ ये असेट्स आपने एसपीवी को ट्रांसफर कर दिए, आपका डिनोमिनेटर कम हो गया, तो आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो बढ़ जाएगा। तो ओरिजिनेटर के लिए एक और फायदा क्या है? इट हेल्प्स टू इंप्रूव द फाइनेंशियल रेशियोज। तो ओरिजिनेटर के लिए इसके 4 बेनिफिट देख लिए अपन ने। अब इन्वेस्टर के लिए इसके बेनिफिट्स क्या है ये देखिए। देखिए इस चार्ट के थ्रू मैं आपको एक बात पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूं कि जितने भी मैंने टर्म्स यूज किए हैं, जितनी भी हेडिंग्स डिस्क्रिप्शन यूज किया है, तो वो कंटेंट आपके स्टडी मटेरियल का है। और मैं ट्राई कर रहा हूं कि वो यहाँ एक्सप्लेन करते वक्त भी वही यूज करूं, बिकॉज इंस्टीट्यूट प्रेफर करता है कि आप उनकी लैंग्वेज में आंसर लिखें। तो आप ट्राई करना कि सारी हेडिंग्स आप चार्ट के लिख पाओ, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी एटलीस्ट मैंने जितना दिया है चार्ट में उतना लिख पाओ, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। मैंने सारे डिस्क्रिप्शन का क्रक्स या मेन वर्ड्स अपने चार्ट में यूज किए, तो ट्राई करना एटलीस्ट कि चार्ट याद कर सको। चलिए अपन कहाँ थे? इन्वेस्टर के लिए बेनिफिट्स क्या है? तो इन्वेस्टर को एक नया इंस्ट्रूमेंट मिल गया इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि ये अपनी रिस्क और डाइवर्सिफाई कर पाए। अपन ने देखा था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में कि जितने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा इन्वेस्टर, उतनी उसकी रिस्क रिड्यूस होती जाएगी। तो यहाँ पे इसको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा अपने रिस्क का। तो पहला फायदा क्या हुआ इन्वेस्टर को? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। और क्या क्या फायदे हो सकते हैं इन्वेस्टर को? अगर सिक्योरिटाइजेशन रिकोर्स बेसिस पे है, यानी अगर कोई कंडीशन मेंशन नहीं है, तो इस केस में अगर कुछ डिफॉल्ट होगा तो वो ओरिजिनेटर बियर करेगा। तो ओरिजिनेटर अगर बियर करता है तो इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिल गई अगेंस्ट डिफॉल्ट। तो यहां पे आ जाएगा अपना प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट। तो ये पॉइंट दोनों के बेनिफिट में कवर हो सकता है। अगर रिकोर्स बेसिस पे है तो इन्वेस्टर को फायदा, और नॉन रिकोर्स बेसिस पे है तो ओरिजिनेटर को फायदा। तो यहां पे आ जाएगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट। और एक बेनिफिट और है, हेल्प्स टू मीट
रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ये सब पॉइंट्स अपन चार्ट में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अपना फ्लो बना हुआ है तो मैं समझा रहा हूँ। इट हेल्प्स टू मीट द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, मतलब अब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो उनको फॉलो करना पड़ते हैं, तो दे नीड टू रिक्वायर टू इन्वेस्ट अ स्पेसिफिक अमाउंट इन दिस सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट। तो ये इन्वेस्टर्स भी कौन होते हैं? आपके बैंक्स होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो जब ये लोग इस सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इनकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मीट हो जाती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है इन्वेस्टर्स के लिए। तो अभी अपन ने जो डिस्कस किया उसमें क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली? सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस, सिक्योरिटाइजेशन के प्राइमरी एंड सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है वो, और सिक्योरिटाइजेशन के बेनिफिट्स क्या है। तो इसी पे अपना पूरा चैप्टर बेस्ड है। देखिए अब अपन चार्ट के थ्रू लर्न करते हैं। आ जाइए, सिक्योरिटाइजेशन। सबसे पहले है सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस। तो देखिए प्रोसेस मतलब स्टेप्स क्या क्या होती है सिक्योरिटाइजेशन में। तो पहली स्टेप, क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ असेट। सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस विल बिगिन विद द क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ असेट्स, और ये असेट्स सिमिलर टाइप के होंगे बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट रेट, रिस्क, मैच्योरिटी और कंसंट्रेशन यूनिट। तो देखो क्या होगा, पहला स्टेप, क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ असेट्स बैक्ड बाय सिमिलर टाइप ऑफ मॉर्गेज, मतलब सेम टाइप ऑफ असेट होते हैं एक पूल में इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, रिस्क, मैच्योरिटी एंड कंसंट्रेशन यूनिट। फिर सेकंड स्टेप क्या होगी, एक बार ये पूल बन गया एसेट का, फिर इसको एसपीवी को ट्रांसफर कर दो। तो इसको सेकंड स्टेप में ट्रांसफर कर दिया स्पेशल पर्पस व्हीकल को। फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल इसके बेसिस पे सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करेगा। तो क्या करेगा, एसपीवी डिजाइन्स द इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, रिस्क, टेन्योर ऑफ पूल ऑफ असेट। तो किस टाइप की सिक्योरिटी इशू करनी है ये डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पूल ऑफ असेट्स पे। तो थर्ड स्टेप में एसपीवी इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन करेगा और इन्वेस्टर्स को बेचेगा। तो इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी पीटीएस और पीटीसी। इस पे भी एक क्वेश्चन है पीटीएस और पीटीसी पे, अभी अपन आगे देखेंगे। फिर फोर्थ स्टेप क्या है, एक बार ये असेट अपन ने एक बार ये सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टर्स को बेच दिए तो फिर एसपीवी एक सर्विसर अपॉइंट करेगा फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असेट्स। तो सर्विसर विल कलेक्ट द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट फ्रॉम अंडरलाइंग असेट्स एंड ट्रांसफर टू स्पेशल पर्पस व्हीकल। फिफ्थ स्टेप क्या है, रिकोर्स टू ओरिजिनेटर। अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो डिफॉल्ट विल गो बैक टू ओरिजिनेटर। अगर कोई भी लोन डिफॉल्ट होता है या डेलिंक्वेंट होता है कोई भी पार्टी, तो वो ओरिजिनेटर के पास चला जाएगा। तो ये पांचवी स्टेप है। छठी स्टेप क्या है, रीपेमेंट ऑफ फंड्स। जो भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑब्लिगोर से आएगा उसके बेसिस पे रीपे करेगी सिक्योरिटीज एसपीवी। तो सिक्स्थ स्टेप है आपकी है, ये फिफ्थ है, ये फोर्थ थी, रीपेमेंट ऑफ फंड्स। फिर ये सेवंथ स्टेप में दिया हुआ है, ऑल्दो ये पहले आना चाहिए, क्रेडिट रेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखिए क्रेडिट रेटिंग दो चीजों की होती है। अपन ने उस डायग्राम में देखा क्रेडिट रेटिंग होती है असेट पूल की, और क्रेडिट रेटिंग हो सकती है इंस्ट्रूमेंट्स की भी। तो ये भी आपका वही पार्ट है, क्रेडिट रेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स में बी क्रेडिट रेटेड टू असेस द रिस्क ऑफ इशूअर। तो आपको टोटल आपको 7 स्टेप्स याद रखनी है अगर आपको आए टू डिफाइन द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। सबसे पहली याद कीजिए, क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ असेट्स। ओरिजिनेटर एक पूल बनाएगा असेट्स का। सेकेंड स्टेप, ट्रांसफर टू स्पेशल पर्पस व्हीकल। Once the assets have been pooled, they are transferred to special purpose vehicle. Then third is the sale of securitized instrument. So SPV will design the instrument based on characteristics of pool of asset like risk, interest rate, maturity. फिर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा, इसको सर्विसर बोलते हैं। तो सर्विसर विल कलेक्ट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट फ्रॉम ऑब्लिगोर एंड ट्रांसफर टू स्पेशल पर्पस व्हीकल। पांचवी स्टेप, रिकोर्स टू ओरिजिनेटर। देखिए मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको यही याद हो जाए, 1 घंटे में चैप्टर याद भी कर लेंगे अपन। रिकोर्स टू ओरिजिनेटर, अगर टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो अगर डिफॉल्ट होगा तो वो ओरिजिनेटर के पास वापस जाएगा। और सिक्स्थ स्टेप है रीपेमेंट ऑफ फंड्स, एंड देन लास्ट इज द क्रेडिट रेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ये आपके स्टडी मटेरियल में लास्ट स्टेप थी इसलिए मैंने भी लास्ट मेंशन की, ऑल्दो ये 3rd नंबर पे आनी चाहिए। देखिए जब यहाँ पे सिक्योरिटाइज इशू होगी ना उसके पहले इसकी क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए।
तो ये आपकी थर्ड स्टेप का ए पार्ट है। क्रेडिट रेटिंग दो हो सकती है, एक असेट पूल की जो अपन ने देखी प्लस इंस्ट्रूमेंट के भी, पर स्टडी मटेरियल में लास्ट स्टेप थी तो मैंने भी इसको लास्ट लिया है। तो यहाँ जाके आपका फर्स्ट पार्ट कवर होता है चार्ट का, दैट इज प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। फिर अपन आते हैं फीचर्स पे। अभी सिक्योरिटाइजेशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो देखिए ये भी अपन इनडायरेक्टली डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाते हैं डायरेक्ट डिस्कशन पे। पहला फीचर है क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो सिक्योरिटाइजेशन से एक एडिशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट होता है विच इज बैक्ड बाय मॉर्गेज ऑफ असेट्स। तो देखिए इट क्रिएट्स एडिशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफ सिक्योरिटीज इन मार्केट बैक्ड बाय कोलेटरल्स। तो ये सिक्योरिटीज भी बैक्ड होती है बाय कोलेटरल मॉर्गेजेस से, तो एक एडिशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट बना अपने मार्केट में। सेकेंड फीचर है बंडलिंग एंड अनबंडलिंग। तो देखिए जब ये असेट पूल हुए ना, फर्स्ट स्टेप में देखो ये असेट जब पूल हुए ना तो इसको बोलते हैं बंडलिंग। व्हेन असेट्स आर कंबाइंड इन वन पूल तो उसको बोलेंगे बंडलिंग। और जब इनके बेसिस पे सिक्योरिटीज इशूड हुई ना तो इस असेट पूल को अपन ने ब्रेक करके सिक्योरिटीज इशू की तो ये हो जाएगा अपना अनबंडलिंग। तो देखिए व्हेन असेट्स आर कंबाइंड इन वन पूल, सॉरी यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे पूल आएगा, आई विल करेक्ट इट। तो इसको बोलेंगे बंडलिंग। व्हेन दिस पूल इज ब्रोकन इनटू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिक्स्ड डिनोमिनेशन, यानी जब आप सिक्योरिटीज इशू करोगे तो ये हो जाएगी आपकी अनबंडलिंग। तो एक फीचर क्या है सिक्योरिटाइजेशन का, बंडलिंग एंड अनबंडलिंग। फिर थर्ड है टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो ये अपना बेनिफिट्स में भी आता है। टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट मतलब इन नॉन रिकोर्स अरेंजमेंट, अगर ये नॉन रिकोर्स बेसिस पे है सिक्योरिटाइजेशन तो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट विल ट्रांसफर टू स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो इससे रिस्क मैनेज होगी ओरिजिनेटर की। चौथा है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस। देखिए मैं समझाता हूं इसको। जनरली जो सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स है ना वो बिग प्लेयर्स परचेज करते हैं, लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स। तो दे गेट दिस इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स के इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो आप उसके रिडम्पशन डिस्काउंट पे कर दो या रिडम्पशन प्रीमियम पे करके इंटरेस्ट रेट कम कर दो। तो दे आर जनरली स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर टेलर स्ट्रक्चर्ड, मतलब इन्वेस्टर्स के नीड के हिसाब से इसको स्ट्रक्चर करते हैं, तो इसको बोलते हैं टेलर स्ट्रक्चरिंग टू मीट द रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल ऑफ इन्वेस्टर्स। तो स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस होता है सिक्योरिटाइजेशन में। फिर है आपका ट्रेंचिंग। अब ये जो असेट पूल है ओरिजिनेटर ने बनाया और स्पेशल पर्पस व्हीकल को ट्रांसफर किया, तो इस असेट पूल की बहुत सारी ट्रांचेस बनाता है स्पेशल पर्पस व्हीकल। सपोज फिर आप बोलोगे कि असेट पूल में तो सारे एक जैसे असेट है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज इस असेट पूल में सारे 1-1 लाख रुपए की बोरोइंग्स थी जो पूल की, सपोज 100 लोन थे 1-1 लाख के, तो उसका एक पूल बनाया ओरिजिनेटर ने, वो ट्रांसफर कर दिया स्पेशल पर्पस व्हीकल को। तो एक कैरेक्टरिस्टिक तो सेम था, दैट इज अमाउंट, लेकिन दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स तो डिफरेंट हो सकते हैं। इसके इंटरेस्ट रेट अलग अलग हो सकते हैं, लोन के मैच्योरिटी अलग हो सकती है। तो एसपीवी ने क्या किया, इसकी 3 ट्रांचेस बना दी कि 7% वाले लोन अलग कर दिए, 8% वाले अलग कर दिए और 9% वाले अलग कर दिए। तो ये 1 लाख के 7% वाले लोन है, ये 1 लाख के 8% वाले हैं और ये 1 लाख के 9% वाले। तो इसको बोलते हैं ट्रेंचिंग। तो असेट पूल इज स्प्लिट इनटू सेवरल पार्ट्स, तो उसको बोलेंगे ट्रेंचिंग। और हर ट्रेंच की सिमिलर रिस्क रिटर्न रहेगी। देखिए असेट पूल इज स्प्लिट इनटू सेवरल पार्ट्स बेस्ड ऑन रिस्क एंड रिटर्न। अपन ने सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से एक ट्रेंच बना ली, ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। तो each part will be called as a trench and each trench carries a different level of risk and return। मतलब हर ट्रेंच की अलग अलग रिस्क रिटर्न होगी और जो एक ट्रेंच में सारे एसेट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी, जिसको अपन बोलते हैं होमोजेनिटी। तो ये इसका 6th फीचर है, होमोजेनिटी, यानी सिक्योरिटीज ऑफ ईच ट्रेंच आर ऑफ होमोजीनियस नेचर। तो टोटल 6 फीचर्स हैं अपने सिक्योरिटाइजेशन के। पहला फीचर है अपना क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सिक्योरिटाइजेशन क्रिएट्स एन एडिशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट backed by collaterals
सेकेंड है अपना बंडलिंग एंड अनबंडलिंग। बंडलिंग का मतलब होता है कि असेट्स आर कंबाइंड इनटू वन पूल एंड व्हेन दिस पूल इज ब्रोकन इनटू फिक्स्ड डिनोमिनेशन इंस्ट्रूमेंट्स तो उसको बोलेंगे अनबंडलिंग। तीसरा होगा अपना टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो जब ये सिक्योरिटाइजेशन नॉन रिकोर्स बेसिस पे होगा तो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज शिफ्टेड टू स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो थर्ड फीचर है टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। फिर फोर्थ फीचर है आपका स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसिंग। तो सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स आर टेलर्ड स्ट्रक्चर। टेलर स्ट्रक्चर वर्ड इंपॉर्टेंट है। टेलर स्ट्रक्चर मतलब इन्वेस्टर्स की नीड्स के हिसाब से स्ट्रक्चरिंग होती है। So securitized instruments are tailor structured to meet the risk return profile of investors. फिर पांचवा फीचर है आपका ट्रेंचिंग। तो असेट पूल इज स्प्लिट इनटू वेरियस पार्ट्स और हर पार्ट को ट्रेंच बोलेंगे। ईच ट्रेंच विल कैरी अ डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। और एक ट्रेंच के अंदर जो भी असेट्स हैं वो सारे होमोजीनियस होंगे यानी सेम टाइप के होंगे। तो सिक्स्थ फीचर है आपका होमोजीनिटी। 6 फीचर याद कर लीजिए। क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बंडलिंग एंड अनबंडलिंग, टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, ट्रेंचिंग एंड लास्ट इज द होमोजेनिटी। तो टोटल 6 फीचर्स हैं अपने सिक्योरिटाइजेशन के। चलिए फिर थर्ड है अपना बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, इस चार्ट में देख लेते हैं। देखिए तो बेनिफिट्स को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। ओरिजिनेटर के लिए क्या क्या बेनिफिट है और इन्वेस्टर के लिए क्या क्या बेनिफिट है। तो ओरिजिनेटर का पहला बेनिफिट है ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, यानी जितना भी पैसा अपना लोन में फंसा है उससे अपने को कैश मिल जाएगा। इट विल रिलीज द कैपिटल टाइड अप इन लोन्स। तो ये है आपके लिए एक फाइनेंसिंग का मेथड और इसको अपन ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग बोलते हैं। दूसरा है मोर स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस एज सर्विसिंग ऑफ लोन इज ट्रांसफर्ड टू स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो ओरिजिनेटर अपने मेन बिजनेस में कंसंट्रेट कर पाएगा, उसको लोन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है बिकॉज उसकी सर्विसिंग सारी ट्रांसफर हो चुकी है। तीसरा है टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत बार कर लिया अपन ने। और चौथा है हेल्प्स टू इंप्रूव फाइनेंशियल रेशियो। कौन सा फाइनेंशियल रेशियो? कैपिटल टू वेटेड एसेट रेशियो, इसको कैपिटल गियरिंग रेशियो भी बोलते हैं। तो 4 बेनिफिट्स है ओरिजिनेटर के लिए। पहला ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, दूसरा मोर स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस, तीसरा टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट और चौथा है हेल्प्स टू इंप्रूव फाइनेंशियल रेशियोज। तो ये 4 बेनिफिट्स लिखने अपने को ओरिजिनेटर के लिए। और इन्वेस्टर के लिए 3 बेनिफिट्स हैं। पहला डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, एज सिक्योरिटाइजेशन क्रिएट्स एन एडिशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो उनको एक नया प्रोडक्ट मिल गया इन्वेस्ट करने के लिए, तो इट विल डाइवर्सिफाई देयर रिस्क। दूसरा है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। देखिए हेल्प्स बैंक टू मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफिक इंडस्ट्री, यानी उनको स्पेसिफिक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। तो इट हेल्प्स टू मीट द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बिकॉज वन ऑफ द स्पेसिफिक इंडस्ट्री इज सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट। और तीसरा बेनिफिट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड लिखा है रिकोर्स अरेंजमेंट, या आप पहले से भी लिख सकते हैं कि इन केस द अरेंजमेंट इज ऑन रिकोर्स बेसिस देन इट इज ट्रांसफर्ड बैक टू ओरिजिनेटर। डिफॉल्ट जो है वो ओरिजिनेटर के पास वापस चला जाता है, तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन मिल गई डिफॉल्ट से। तो थर्ड बेनिफिट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट। इसलिए मैंने कहा था वो पहला 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, प्रॉब्लम्स। जी सिक्योरिटाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखिए प्रॉब्लम्स सिक्योरिटाइजेशन, पहला है स्टैम्प ड्यूटी। तो जब ये असेट पूल बनता है और एसपीवी को ट्रांसफर होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और उस केस में स्टैम्प ड्यूटी बहुत हाई है। इट इवन गोज अप टू 12%। सो इट इम्पैक्ट्स द ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया। अपने यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से सिक्योरिटाइजेशन का मैक्सिमम यूज नहीं कर पा रही ऑर्गेनाइजेशंस। तो वन ऑफ द प्रॉब्लम इज स्टैम्प ड्यूटी। सेकेंड प्रॉब्लम है टैक्सेशन। इनकम टैक्स एक्ट में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है टैक्सेशन से रिलेटेड सिक्योरिटाइजेशन में। तो एक्सपर्ट के ओपिनियन जो है ना बहुत डिफरेंट है। सम एक्सपर्ट से कि स्पेशल पर्पस व्हीकल को टैक्स लगना चाहिए इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, और सम एक्सपर्ट से कि इन्वेस्टर्स को लगना चाहिए।
तो टैक्सेशन की प्रॉब्लम है अपने यहाँ पे, तो नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन इनकम टैक्स एक्ट, सम एक्सपर्ट्स से एसपीवी टैक्सेबल एंड सम से इन्वेस्टर्स। तीसरा है अकाउंटिंग प्रॉब्लम है सिक्योरिटाइजेशन में। अपन ने देखा था सिक्योरिटाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग होती है, लेकिन जब नॉन रिकोर्स बेसिस पे होता है ना, तो डिफॉल्ट की रिस्क भी एसपीवी पे चली जाती है। तो इन दैट केस अपना जो लोन है वो भी बैलेंस शीट से हट जाता है, तो अकाउंटिंग की प्रॉब्लम आती है, बिकॉज कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है अकाउंटिंग के लिए भी। तो देखिए ये प्रॉब्लम कब है, स्पेशली इन नॉन रिकोर्स केस, although it is stated as off balance sheet financing, but receivables are removed from balance sheet, receivables रिमूव हो जाते हैं बैलेंस शीट में, तो अकाउंटिंग की प्रॉब्लम आती है। फिर चौथा है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब सिक्योरिटाइजेशन के लिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन या डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मेट सेट नहीं है, एवरी ओरिजिनेटर फॉलोज इट्स ओन मेथड, तो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है सिक्योरिटाइजेशन के मार्केट में। तो देखिए कहाँ पे प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन में। ये सब मेन वर्डिंग्स है जो मैंने पिक की है स्टडी मटेरियल से। आपको मेन हेडिंग्स तो सेम लिखनी है और इन वर्ड्स को यूज करना है टू फ्रेम दी सेंटेंसेस। फिर है इनएडिक्वेट डेप्थ मार्केट, तो अपने यहाँ जो इक्विटी मार्केट है ना वो फुल प्रूफ है, लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रिफर करते हैं, अपने यहाँ पे डेप्थ मार्केट इतना एडिक्वेट नहीं है, इसकी वजह से असेट बैक सिक्योरिटीज या सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स ग्रो नहीं कर पा रहे। तो पांचवी प्रॉब्लम है इनएडिक्वेट डेप्थ मार्केट। और सिक्स्थ इंपॉर्टेंट है दैट इज इनइफेक्टिव फोरक्लोजर लॉ, यानी इन केस कोई बोरोवर डिफॉल्ट करता है ना तो ओरिजिनेटर अपना पैसा रिकवर ही नहीं कर पाता है। आप एग्जांपल देखिए, जैसे किंगफिशर का एग्जांपल हुआ या फिर नीरव मोदी केस का एग्जांपल हुआ, यहाँ पे बोरोवर ने डिफॉल्ट किया लेकिन इनइफेक्टिव फोरक्लोजर लॉ की वजह से उनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं हो पाई। देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिफॉल्टिंग बोरोवर इज डिफिकल्ट, तो इसको नाम दिया है इनइफेक्टिव फोरक्लोजर लॉस। तो टोटल 6 प्रॉब्लम्स है जो आपको याद रखनी है। पहली स्टैम्प ड्यूटी, इट इवन गोज टू 12% विच हिंडर्स द ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया। सेकंड टैक्सेशन का प्रॉब्लम है, नो स्पेसिफिक प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट। थर्ड अकाउंटिंग का, स्पेशली जब नॉन रिकोर्स बेसिस पे हो, बिकॉज इसको ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग कहते हैं, लेकिन नॉन रिकोर्स बेसिस में तो अपने रिसीवेबल भी बैलेंस शीट से हट जाते हैं, तो अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आती है। चौथा है आपका लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, यानी इसका एडमिनिस्ट्रेशन या डॉक्यूमेंटेशन का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, हर ओरिजिनेटर अपने हिसाब से इसको मेंटेन करता है। पांचवा प्रॉब्लम है इनएडिक्वेट डेप्थ मार्केट, अपने यहाँ पे डेप्थ मार्केट इतना एडिक्वेट नहीं है, सो सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स आर लेस अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टमेंट। और लास्ट है आपका इनइफेक्टिव फोरक्लोजर लॉ, तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिफॉल्टिंग बोरोवर इज डिफिकल्ट विच मेक्स सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स लेस अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टमेंट। तो 6 प्रॉब्लम्स हैं टोटल सिक्योरिटाइजेशन में। पहली याद कर लीजिए, पहली स्टैम्प ड्यूटी, दूसरी टैक्सेशन, तीसरी अकाउंटिंग, एंड चौथी लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, पांचवी इनएडिक्वेट डेप्थ मार्केट, एंड लास्ट इज द इनइफेक्टिव फोरक्लोजर लॉ। चलिए यहां जाके ऑलमोस्ट आधा चैप्टर तो खत्म होता है अपना, 2 पार्ट और बचते हैं। इसमें है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज पार्टिसिपेंट्स। इस सिक्योरिटाइजेशन में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व रहती है, तो इस पार्टिसिपेंट्स को अपन ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले हैं अपने प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स। प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स कौन है, 3 लोग। पहला अपना ओरिजिनेटर, दूसरा अपना स्पेशल पर्पस व्हीकल, और तीसरा है अपना इन्वेस्टर। तो देखिए ओरिजिनेटर कौन, सो द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन बिगेन्स विद द ओरिजिनेटर, सो ही इज द इनिशिएटर ऑफ द डील। ओरिजिनेटर होता है इनिशिएटर ऑफ द डील, इट सेल्स द असेट्स लाइंग इन बैलेंस शीट एंड रिसीव्स द फंड। तो 2 पॉइंट क्या याद रखने, ओरिजिनेटर इनिशिएट करता है डील को और सेल करता है असेट्स लाइंग इन इट्स बुक एंड रिसीव्स द फंड। दूसरा है स्पेशल पर्पस व्हीकल, तो इसका नाम सजेस्ट करता है स्पेशल पर्पस, तो ये जो एंटिटी है ये स्टैब्लिश होती है ओनली फॉर दिस पर्पस, सो इट इज क्रिएटेड ओनली फॉर एग्जीक्यूटिंग द डील। दिस एंटिटी इज क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर एग्जीक्यूटिंग द डील।
तो सारे असेट्स ओरिजिनेटर एसपीवी को ट्रांसफर कर देता है। तो एसपीवी होल्ड्स लीगल टाइटल इन असेट्स, इनके पास लीगल टाइटल आ जाता है असेट्स का, और फिर ये लोग इशू कर देते हैं सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स को। तो 3 पॉइंट क्या है, एसपीवी इज क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ डील, क्रिएटेड फॉर एग्जीक्यूटिंग द डील, इट होल्ड्स लीगल टाइटल इन असेट्स, और तीसरा है आपका इट इश्यूज सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर्स। तीसरा है अपना इन्वेस्टर, तो ये बाय करते हैं सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट, सो दे बाय सिक्योरिटाइज पेपर्स। और इन्वेस्टर्स किस टाइप के हो सकते हैं, तो इंडिविजुअल हो सकता है या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इन्वेस्टर्स बाय सिक्योरिटाइज पेपर एंड कैन बी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो 3 प्राइमरी पार्टिसिपेंट है, ओरिजिनेटर, दूसरा एसपीवी और तीसरा है अपना इन्वेस्टर। फिर आते हैं सेकेंडरी पार्टिसिपेंट, दैट इज द सपोर्टिंग पार्टीज ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। तो सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स में देखिए टोटल 6 पार्टिसिपेंट्स हैं। पहला है ऑब्लिगोर, ये वो बंदे हैं जिनको ओरिजिनेटर ने लोन दे रखा है, सो दे ओ द मनी टू द ओरिजिनेटर एंड आर असेट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ ओरिजिनेटर। ये लोग असेट्स हैं ओरिजिनेटर की बैलेंस शीट में, सो दे ओ मनी एंड आर असेट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ ओरिजिनेटर। फिर है अपनी रेटिंग एजेंसी। अब देखिए एक बार वापस से डायग्राम देख सकते हैं, अपनी कौन कौन सी थी पार्टीज, एक ऑब्लिगोर, सर्विसर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट एनहांसर, जस्ट अ मिनट, ये 4। फिर स्ट्रक्चर एंड ट्रस्टी, ये 6 लोग अपने सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स थे। तो पहला अपन ने देखा ऑब्लिगोर, दूसरा है रेटिंग एजेंसी, so they assess the assets in terms of its credit quality and credit support, यानी इन assets की कितनी credit quality या credit worthiness है वो रेटिंग करते हैं। तो दूसरे पार्टिसिपेंट है रेटिंग एजेंसी, assesses assets in terms of credit quality and credit support available। फिर है रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट, इनको अपन सर्विसर बोलते हैं। So they collect the dues from obligors and passes to special purpose vehicle, ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑब्लिगोर से लेते हैं और एसपीवी को देते हैं। और अगर कोई बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो ये इनसे फॉलो अप करते हैं, इवन लीगल एक्शन इनिशिएट करते हैं। तो दे फॉलो अप विद द डिफॉल्टिंग बोरोवर एंड इफ रिक्वायर्ड इनिशिएट एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन अगेंस्ट देम। फिर चौथी पार्टी है आपकी ट्रस्टीज, तो ये स्ट्रक्चरर अपॉइंट करता है जनरली, दे ओवरसी के सारी पार्टी जो है अपने एग्रीमेंट के हिसाब से काम कर रही है, यानी ओवरसीज दैट डील पार्टीज परफॉर्म इन ट्रू स्पिरिट ऑफ टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, सारी पार्टी ट्रू स्पिरिट में परफॉर्म कर रही है। फिफ्थ है अपना क्रेडिट एनहांसर, तो ये एडिशनल क्रेडिट कंफर्ट प्रोवाइड्स करते हैं अगेंस्ट द डिफॉल्ट। तो क्रेडिट एनहांसर 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो अपना ओरिजिनेटर खुद क्रेडिट एनहांसर बन रहा है तो ये ओवर कोलेटरलाइजेशन करेगा या कैश कोलेटरल दे देगा टू प्रोवाइड एडिशनल क्रेडिट कंफर्ट, ताकि अगर कल को डिफॉल्ट होता है तो उस कोलेटरलाइजेशन में से अमाउंट रिकवर हो सके। तो ओरिजिनेटर आपका क्रेडिट एनहांसर हो सकता है या फिर थर्ड पार्टी हो सकती है। तो इस केस में वो कैसे क्रेडिट एनहांसिंग करेगी, दे विल आइदर इशू अ लेटर ऑफ क्रेडिट और श्योरिटी बॉन्ड्स। तो क्रेडिट एनहांसर एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर ओरिजिनेटर है तो ओवर कोलेटरलाइजेशन करेगा या कैश कोलेटरल रखेगा, और अगर थर्ड पार्टी है तो एलओसी या श्योरिटी बॉन्ड्स। फिर है अपना स्ट्रक्चर, तो ये पार्टी है मेन पार्टी, ये ओरिजिनेटर, इन्वेस्टर्स, क्रेडिट एनहांसर और अदर पार्टीज को साथ में लेके आते हैं, ये पूरी डील बना के लेके आते हैं, and they ensure that deal meets all legal and regulatory requirements. So they are the investment bankers and ensure that deal meets legal and regulatory requirement. तो टोटल 6 पार्टिसिपेंट्स है आपके, सपोर्टिंग पार्टिसिपेंट्स है सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स। पहला है आपका ऑब्लिगोर, दूसरा है अपना रेटिंग एजेंसी, तीसरा है अपना रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट, चौथा है अपना क्रेडिट एनहांसर, पांचवा है अपना ट्रस्टी और छठा है अपना स्ट्रक्चरर। तो 3 प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स और 6 सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स। चलिए सिर्फ एक पार्ट बच जाता है, सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स।
एसपीवी असेट्स के बेसिस पे इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन करता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स 3 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है पास थ्रू सर्टिफिकेट्स, जैसा कि इसका नाम है पास थ्रू, तो यहां पे सारे कैश फ्लोज एसपीवी इन्वेस्टर्स को ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक ट्रेंच बनाता है, सिर्फ एसपीवी सिर्फ एक ट्रेंच बना सकता है। सपोज फॉर एग्जांपल 1 लाख के लोन थे, सारे 1 लाख के लोन थे असेट पूल में, प्लस उनके इंटरेस्ट रेट भी सेम थे, से 7%, और मैच्योरिटी भी सेम थी, से 5 इयर्स। तो जब ये एक टाइप ऑफ पूल बना पाएगा ना, एक टाइप ऑफ ट्रेंच, यहाँ पे अलग अलग ट्रेंचेस नहीं बना सकता है क्योंकि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। अगर एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते तो अलग अलग ट्रेंच बनाता है एसपीवी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेंच बना पाया। तो इसने क्या किया, इसने पास थ्रू सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए। इसमें क्या होगा, जितना भी कैश फ्लो एसपीवी के पास आएगा वो सारा प्रोपोर्शनल बेनिफिशियल इंटरेस्ट में इन्वेस्टर्स के पास चला जाएगा। सपोज 3 इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट खरीदे, एक का शेयर है 30%, एक का 40% और तीसरे का फिर 30%। तो जितना भी कैश फ्लो एसपीवी के पास आएगा वो इस रेशियो में इन तीनों के पास चला जाएगा। तो जितना भी कैश फ्लो है वो सब इन्वेस्टर्स के पास ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए इसका नाम है पास थ्रू सर्टिफिकेट्स। तो ऑल कैश फ्लोज आर ट्रांसफर्ड टू इन्वेस्टर्स इन प्रोपोर्शनल बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एसपीवी। तो जो भी इनका इंटरेस्ट है एसपीवी में, उस रेशियो में सारे कैश फ्लोज इनके पास चले जाएंगे। अब ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ रिडीम होंगे तो सिंगल मैच्योरिटी होगी सारे इंस्ट्रूमेंट की। थर्ड, अगर कोई प्री पेमेंट होता है प्रिंसिपल का भी, तो वो भी इस रेशियो में इनके पास चला जाएगा। तो देखिए आप सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, सिक्योरिटीज रिप्रेजेंट्स डायरेक्ट क्लेम ऑफ इन्वेस्टर्स ऑन सिक्योरिटाइज असेट्स। तो यहाँ पे क्योंकि सारे कैश फ्लोज इन्वेस्टर्स के पास जा रहे हैं तो दे हैव अ डायरेक्ट क्लेम ऑन असेट्स, यानी उनसे जो भी कैश फ्लो आएगा वो डायरेक्टली ले सकते हैं। अगर कोई प्री पेमेंट हुआ तो वो भी प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनमें, और सिंगल मैच्योरिटी रहेगी सारे इंस्ट्रूमेंट्स की। तो इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है पास थ्रू सर्टिफिकेट्स के, पे टी सी। ऑल कैश फ्लोज आर ट्रांसफर्ड टू इन्वेस्टर्स इन प्रोपोर्शनल बेनिफिशियल इंटरेस्ट। दिस इन्वेस्टर्स हैव डायरेक्ट क्लेम ऑन असेट्स। तीसरा, अगर कोई प्री पेमेंट होता है प्रिंसिपल का तो वो भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और चौथा, सारी सिक्योरिटीज की मैच्योरिटी सिंगल है, यानी एक मैच्योरिटी है, क्योंकि सेम ट्रेंच के हैं, 5 साल बाद सारे एक साथ रिडीम हो जाएंगे, तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स की मैच्योरिटी एक होगी। सेकेंड टाइप ऑफ अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, देखिए इसको रब कर देता हूं। दूसरा होता है अपना पे थ्रू सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे अलग अलग ट्रेंचेस बना पाता है एसपीवी, तो वो क्या करेगा, सिंपल सिक्योरिटीज इशू करेगा से जिसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट पेबल है। तो यहाँ पे एसपीवी रीस्ट्रक्चर करता है डिफरेंट ट्रांचेस फ्रॉम वेरिंग मैच्योरिटीज ऑफ रिसीवेबल। अलग अलग मैच्योरिटी होती है पूल ऑफ असेट्स में, तो उनके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रांचेस बनाता है। सो दिस मेथड परमिट्स डिसिंक्रोनाइजेशन ऑफ सर्विसिंग ऑफ सिक्योरिटीज इशूड फ्रॉम कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम असेट्स। इसका मतलब वही है जो ऊपर लिखा था कि अलग अलग ट्रेंचेस बना पाते हैं, उनको अलग अलग रिडीम कर पाएंगे, अलग अलग टाइप के कैश फ्लो दे सकते हैं। तो इट परमिट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ, अच्छा एक पॉइंट और है, परमिट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्ली रिटायरमेंट ऑफ रिसीवेबल्स फॉर शॉर्ट टर्म यील्ड। वहां पे अपन ने देखा था कि अगर कोई प्री पेमेंट होता है तो उसको प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो अपन ने फिक्स डिनोमिनेशन की सिक्योरिटीज इशू की है। तो अगर अपने पास कोई प्री पेमेंट आता है तो अपन उसको शॉर्ट टर्म यील्ड के लिए इन्वेस्ट करेंगे, और जब उन इंस्ट्रूमेंट पे अपने को इंटरेस्ट पे करने की बारी आएगी तब उस फंड को यूज करेंगे पे करने के लिए। तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं कि डिफरेंट ट्रांचेस बनाता है एसपीवी बेस्ड ऑन मैच्योरिटीज ऑफ रिसीवेबल। दिस मेथड्स परमिट्स डिसिंक्रोनाइजेशन ऑफ सर्विसिंग ऑफ असेट्स, और थर्ड, इट परमिट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्ली रिटायरमेंट ऑफ फंड्स। यानी अगर कोई प्री पेमेंट होता है ना, इसको बोलते हैं प्री पेमेंट।
तो उसको शॉर्ट टर्म यील्ड के लिए इन्वेस्ट कर सकता है एसपीवी। फिर थर्ड होती है अपनी स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे दो टाइप की सिक्योरिटीज इशू करेगा स्पेशल पर्पस व्हीकल। एक होगी आपकी इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज आईओ और दूसरी होगी प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज दैट इज पीओ। तो जो आईओ सिक्योरिटी होल्डर्स हैं वो सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट रिसीव करेंगे, यानी जितना भी इंटरेस्ट आएगा असेट्स में से वो इन सिक्योरिटी होल्डर्स में बटेगा, और जो प्रिंसिपल आएगा वो प्रिंसिपल होल्डर्स में बनेगा। तो देखिए आईओ सिक्योरिटी होल्डर्स receives only interest whereas principal only holders receives only principal, यानी जो भी असेट से इंटरेस्ट आएगा वो आईओ सिक्योरिटी होल्डर्स के पास जाएगा और जो भी प्रिंसिपल का रीपेमेंट आएगा वो पीओ सिक्योरिटी होल्डर्स के पास जाएगा। तो इन दोनों सिक्योरिटीज के प्राइस मूवमेंट कैसे होंगे? अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो आईओ सिक्योरिटी होल्डर्स के पास ज्यादा इंटरेस्ट आएगा तो आईओ सिक्योरिटीज की प्राइस बढ़ेगी। देखिए प्राइस मूवमेंट कैसा होगा, अगर इंटरेस्ट बढ़ता है तो आईओ सिक्योरिटी की प्राइस बढ़ेगी और अगर इनकी प्राइस बढ़ेगी तो पीओ सिक्योरिटीज की प्राइस घटेगी, इनवर्स रिलेशन है। और अगर इंटरेस्ट गिरता है तो आईओ सिक्योरिटीज की प्राइस भी घटेगी और पीओ सिक्योरिटीज की प्राइस बढ़ेगी। तो तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन कर सकता है एसपीवी। पहला होता है पास थ्रू सर्टिफिकेट्स, इसमें सारे कैश फ्लो इन्वेस्टर्स के पास करेंगे, कोई प्री पेमेंट हुआ तो वो भी पास करेंगे और सारे सिक्योरिटीज की मैच्योरिटी एक ही रहेगी। दूसरा होता है पे थ्रू सिक्योरिटीज, यहाँ पे एसपीवी डिफरेंट ट्रांचेस बनाएगा फ्रॉम वेरिंग मैच्योरिटीज ऑफ रिसीवेबल्स, और अगर कोई प्री पेमेंट आता है अपने पास प्रिंसिपल का तो शॉर्ट टर्म यील्ड के लिए उसको इन्वेस्ट करेंगे। और तीसरा है अपना स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज, जहाँ पे दो टाइप ऑफ सिक्योरिटीज रहेगी, पहली अपनी इंटरेस्ट ओनली, दूसरी प्रिंसिपल ओनली। तो इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटी होल्डर्स को सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट मिलेगा, प्रिंसिपल ओनली के लिए सिर्फ प्रिंसिपल का पेमेंट मिलेगा। और प्राइस मूवमेंट दोनों में अपोजिट होता है, तो अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आईओ की प्राइस बढ़ेगी और इनकी प्राइस बढ़ेगी तो पीओ की प्राइस घटेगी एंड वाइस वर्सा। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन है जो आपको सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर में से आ सकते हैं। देखिए कौन कौन से। सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस आ सकता है आपको, तो इसमें आपको 7 स्टेप्स डिफाइन करनी है। आपको सिक्योरिटाइजेशन के फीचर्स आ सकते हैं, तो आपको 6 के 6 फीचर्स लिख के आने हैं। फीचर्स क्या क्या है? पहला क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है बंडलिंग एंड अनबंडलिंग, तीसरा है अपना टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, चौथा है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस। सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट्स आर टेलर्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स इनको परचेज करते हैं तो वो अपने हिसाब से इनकी स्ट्रक्चरिंग कराते हैं, तो ये टेलर्ड स्ट्रक्चर है। पांचवा ये ट्रेंचेस है, मतलब डिफरेंट ट्रेंचेस प्रोड्यूस हो सकती है फ्रॉम दी असेट पूल, और एक ट्रेंच में जितने भी असेट्स हैं वो होमोजीनियस होंगे, यानी सेम नेचर के होंगे। फिर बेनिफिट्स आ सकते हैं आपको सिक्योरिटाइजेशन के, तो यहाँ पे आप लिखोगे ओरिजिनेटर के लिए क्या बेनिफिट्स है और इन्वेस्टर के लिए क्या बेनिफिट्स है। फिर सिक्योरिटाइजेशन क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। सिक्योरिटाइजेशन में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं? प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स 3 हैं और सेकेंडरी 6 हैं। और सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स कितने टाइप में डिवाइड होते हैं? तो 3 टाइप में, पीटीसी, पीटीएस और स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज। तो ये 6 पॉसिबल क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। चलिए तो यहाँ जाके अपना चैप्टर खत्म करते हैं। बहुत अच्छे से रिवाइज किया अपन ने। अगर थोड़ा प्रॉब्लम है तो एक बार और देख लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ सारी चीजें याद हो जाएगी, समझ में तो आएंगी सही, प्लस याद भी हो जाएगी। चलिए अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।